हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संविधान की। तो संविधान में हमने बहुत सारी चीजों का डिस्कशन अभी तक कर लिया है। भाग 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7वां भाग जो हमारा था उसको भी हमें कंप्लीट करना है, लेकिन आज नहीं, इसको हम कल करेंगे कंप्लीट। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 9वें भाग की करने वाले हैं। 7वां भाग हटा दिया गया था, 8वें भाग को हमें डिस्कस करना था, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों को। आज हम 9वां भाग डिस्कस कर रहे हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो संविधान से रिलेटेड हो या पंचायती राज से रिलेटेड हो। राज्यों में पंचायती राज चलता है तो इसलिए वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट पंचायती राज से रिलेटेड आपके यही सॉल्व हो जाए और सारी चीजें समझ में आ जाएं। साथ ही साथ दोस्तों में इसको शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि यही आपकी तैयारी होने वाली है, सारे एग्जाम्स की जीएस पूरा यही कवर होने वाला है। पंचायती राज से स्टार्ट कर रहे हैं हम, पंचायतों की बारे में बात चल रही है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो, फिर बाकी की चीजों को हम डिस्कस यहाँ करेंगे। देखो बात क्या हुई, अगर हम बात करें तो भारत है, भारत में क्या चलता है, हमने देखा था संविधान में स्रोतों को देखा था। तो केंद्र और राज्यों के बीच में, कहा, केंद्र और राज्यों के बीच में, राज्यों के बीच में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है ना, शक्तियों का बंटवारा है या पृथक्करण है, शक्तियों का बंटवारा लिख दे रहा हूं, है ना। तो शक्तियों को बंटवारा यहां पे किया हुआ है। हमने देखा था कि भैया 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, ठीक है। तो 7th शेड्यूल में क्या है, 3 प्रकार की अनुसूचियां बताई हुई हैं, सूची बताई हुई है। एक है संघ सूची, है ना। संघ सूची में क्या बताया हुआ है कि भैया वो सारे के सारे जितने सब्जेक्ट टॉपिक लिखे हों उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है, ठीक है। फिर है राज्य सूची, तो इस राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्यों को दिया हुआ है। और एक है समवर्ती सूची, क्या है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है इसमें दोनों बना सकते हैं, है ना, अगर लेकिन विवाद का मुद्दा उठे तो केंद्र का मान्य होगा, ठीक। तो ये सूचियां थी। अब हमने शक्तियों का विभाजन कहां कर दिया था, केंद्र और राज्यों के बीच में बेसिकली। लेकिन हो ये रहा था कि यार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, प्रॉपर वो निचले लेवल पे काम नहीं कर पा रही थी। निचले लेवल पे चूंकि सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है, कहां रहती है, ग्रामीण इलाकों में। तो ग्रामीण इलाकों के लिए व्यवस्था तो कर ही नहीं पा रही थी सरकार ढंग से, उनके विकास के लिए ये बात रखी गई। अच्छा, शुरुआत तो बहुत पहले हो जाती है पंचायतों की बारे में बात करें, या इसको हम बोलते हैं सिंपल शब्दों में, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस मतलब स्थानीय स्वशासन। स्वशासन किसका शासन है, स्थानीय लोगों का खुद से शासन, स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहलाता है। तो अभी शक्तियां जो हैं वो कैसी हैं, केंद्रीयकृत हैं। कैसी हैं, केंद्रीयकृत हुआ कर रही थी। उसको क्या करना था हमें, केंद्रीयकृत मतलब केंद्र की ओर ज्यादा शक्तियां दी हुई थी, है कि नहीं, उसको हमें करना था विकेंद्रीकृत। क्या करना था, विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत करने का मतलब है शक्तियों को नीचे लेवल पे लेके जाना। और ये कॉन्सेप्ट विकेंद्रीकरण का अगर प्रचलित रूप से हम बात करें, था तो पहले भी, लेकिन गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट विचार था ये, गांधी जी का, है ना। सो गांधी जी ने विकेंद्रीकरण के लिए बात करी थी और उनका हमेशा से यही मानना था कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर शक्तियां रहेंगी तो बेसिक काम बढ़ेंगे और नीचे लेवल से उठते हुए हम विकास की ओर तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट जो है आगे चल के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में बताया गया, डीपीएसपी में। कहां बताया गया, डीपीएसपी में, आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में इसके बारे में बात करी गई, जिसमें लिखा था ग्राम पंचायतों का गठन। लेकिन बस इसी एक आर्टिकल तक सीमित था। फिर बाद में धीरे धीरे विकास किया गया, जिसके माध्यम से फिर संविधान में संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और उसके बाद से स्थायी तौर पे पंचायतों के गठन की बात, उनको शक्ति, उनके कार्य, सारी चीजें सौंप दी गई। तो इसमें हमें पूरी चीजों को यहीं से पढ़ना है, कहां से, बिल्कुल इतिहास से, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेके हम आते चले जाएंगे कहां तक, इनके आज के स्वरूप में। ठीक है, चले स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। देखो भैया, पंचायती राज क्या कहलाता है, तो हमने आपको बता तो दिया ही है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि कैसे हर निर्णय में जनता को, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन,
है ना। तो जनता को कैसे हर एक निर्णय में उनका सहयोग लिया जा सके, सहभागिता को बढ़ाया जा सके, ये सबसे बड़ी चुनौती हर देश में, केवल भारत में नहीं है, ये दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश में, और जिससे भी अपने विकास का रास्ता खुद तय कर सके। इसी उद्देश्य को बढ़ाने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करी गई। विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र से हटके शक्तियां कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, हम नीचे लेवल पे ट्रांसफर कर रहे हैं। विकेंद्रीकरण की बात यहीं पे आ जाती है, ठीक है। गांव में सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं और वहां देखने वाला कोई है नहीं कि भैया वहां पे बिजली की व्यवस्था है कि नहीं है, वहां पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, सड़कें हैं कि नहीं है। तो ये बेसिक सी जो समस्याएं हैं, कहने को तो बेसिक है, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्याएं, क्योंकि बेसिक लेवल ही आपका स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है, निचले लेवल के लोगों को आप सुविधाएं बुनियादी नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो आप पे आश्रित है कि आप महाराज जब कर देंगे तो ठीक। तो भाई उनको शक्ति देना ये इंपॉर्टेंट है, इसी को तो विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो भैया केंद्रीय स्तर पर बैठकर ये सारी समस्याएं जो हैं ये हल गांव की नहीं हो सकती, और इसीलिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से इनको हल किया जा सकता है। और यही क्या है, शक्तियां किसको दे दो? गांव में, बिल्कुल नीचे लेवल पे ग्राम सभाओं को ये शक्तियां दे दो, विकेंद्रीकरण। और यही चीज होगी धीरे धीरे, बिल्कुल इन्हीं चीजों पे हमें डिस्कस करना है, स्थानीय स्वशासन जिसको कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं क्या क्या हैं, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो जनता अपनी समस्याओं को क्या है भैया, खुद से हल करती है ना। गांव में जो समस्या है उस समस्या के लिए गांव के लोग चर्चा करेंगे और उसका हल निकालेंगे। तो ये स्थानीय स्वशासन की विशेषता है कि जनता स्वयं अपनी समस्याओं का हल ढूंढती है, उसका हल निकालती है। कार्यों में बंटवारे से क्या हो जाता है, केंद्र और राज्य स्तर की शक्तियां जो हैं, सरकारें जो हैं, उनको भी थोड़ी समय टाइम मिल जाता है। या दूसरी चीज है, उनको इतना काम नहीं करना पड़ता बिल्कुल निचले लेवल पे। जब यही लोग निचले लेवल के काम करने लग जाएंगे तो ऊपर वालों को थोड़ी सी बड़ी योजनाएं बनाने के लिए समय मिल जाएगा, है ना। सो उनका बोझ थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा राजनीतिक चेतना का विकास होता है। निचले लेवल पे लोग बाग राजनीति से जब रूबरू होते हैं कि कैसे पॉलिसीज बनती हैं, काम होता कैसे है, तो उन्हें राजनीतिक चेतना की जानकारी होती है और उनका विकास होता है राजनीतिक रूप से, ठीक है। साथ ही साथ सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या है, जन कल्याणकारी कार्यों को आसानी से किया जा सकता है ना। क्योंकि निचले लेवल पे हमें सड़कें बनानी, तो वहां के लोगों को अपन ने बोल दिया सड़कें बना लो, तो उनको रोजगार भी मिल जाएगा, वहां की बेसिक व्यवस्था भी सुलझ जाएगी, तो बस ये योजनाएं भी जन कल्याणकारी हो जाएंगी, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें इसकी विशेषताएं हैं स्थानीय स्वशासन की। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कैसी करी जाती है, आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से चालू हो जाती है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहा जाता है, तो भैया उस समय की बात है लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन भैया कांग्रेस के जनक भी कहे जाते हैं कई बार कि कांग्रेस किसके लिए, लॉर्ड रिपन की क्या थी, वो दिली ख्वाहिश थी, बेसिकली उनके दिमाग की उपज कही जाती है कांग्रेस को। तो लॉर्ड रिपन जो है उनका कार्यकाल भारत में वायसराय के तौर पे 1880 से 84 के बीच में रहा। और उसी समय उन्होंने 1882 ईस्वी में क्या किया भैया, हाँ, एक प्रस्ताव पारित किया और स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को बताया कि ये चीजें होनी चाहिए। तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन 1882 में इन्होंने अधिनियम पास करके करा था। 1882 से ही एक चीज और मैं आपको बता दूं, 82 से क्या 81 से, बल्कि 81 से क्या होता है कि भैया जनसंख्या की क्या होता है, जनगणना जो है स्थायी रूप से भारत में कराई जाती है इन्हीं के कार्यकाल। शुरुआत तो 1872 में होती लॉर्ड मेयो के समय से, है ना, लेकिन शुरुआत जो हो गई कंटिन्यूअसली हर 10 साल में, वो 1881 से चालू इन्हीं के कार्यकाल से होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्थानीय बोर्ड को कार्य करने और आय के साधन दे दिए भैया। जो स्थानीय निकाय बनाए जाएंगे उनको क्या है, काम करने के लिए बता दिया कि ये काम होंगे, और उस काम को करने के लिए भैया पैसे जो चाहिए, तो आय के साधनों की व्यवस्था करी। जिला के लेवल पे जिला बोर्डों का गठन किया और सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति कार्यों की समीक्षा करने तक ही सीमित कर दी। वो हर चीज में कार्यों की समीक्षा करेंगे, वो हर चीज में अड़ंगा नहीं अड़ाएंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कौन? सरकार, बड़े लेवल के लोग, ठीक है। जिला स्तर पे या स्थानीय लेवल पे क्या है, इन लोगों को थोड़े से अधिकार दिए गए ताकि उनकी व्यवस्थाएं की जाए। तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हो जाएंगे भैया, लॉर्ड रिपन साहब। 1882 में इन्होंने ये स्टार्ट करी थी, है ना, अधिनियम के द्वारा। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा फिर क्या हुआ भैया, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। हाँ, तो 1919 के अधिनियम द्वारा, जिसे भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन को क्या कर दिया गया, हस्तांतरणीय
हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया, है ना। हस्तांतरित विषय हो गया और इन संस्थाओं को अपने विकास करने के लिए अनुमति दे दी गई, उनको कुछ अधिकार दे दिए, हस्तांतरित हो गई, इनमें आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम उसके बाद 1935 आता है, तो उसमें तो भैया सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया, किसको, स्थानीय स्वशासन को। तो ये काम उस समय अंग्रेजों के जमाने से हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब पृष्ठभूमि की बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आजादी के बाद कैसी क्या पृष्ठभूमि रही, आजादी तक की तो समझ में आई। तो आजादी के बाद जैसे हमने कहा कि भैया गांधी जी की तो बड़ी इच्छा थी ही, है कि नहीं, तो भारत में तो गांधी जी के नाम पे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, है ना। वैसे शुरुआत कभी पूछे तो लॉर्ड रिपन ही लगाना है। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज हो, गांव में स्वराज हो, गांव में भी खुद का राज हो, लोगों का, जो गांव में रह रहे हैं ना उनका राज होना चाहिए। तो ग्राम स्वराज की उनकी अवधारणा हुआ करती थी गांधी जी की, और उसी के पक्षधर थे। तो संविधान सभा ने क्या किया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पंचायतों के गठन का प्रावधान कहां से हुआ, किसकी अवधारणा थी, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसकी थी, तो गांधी जी की थी। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 40, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है ना। आर्टिकल 40 से ही ये धारणा बनती है आगे चल के, ठीक है, बढ़िया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब गांधी जी तो नहीं रहे, संविधान अपना 50 में बनता है, उसी के बाद तो ये 40 गांधी जी के बाद ही, मतलब क्योंकि होता यह है बेसिकली कि गांधी जी तो जनवरी 48 में एक्सपायर हो जाता है। अब 48 में लास्ट में ही जब ड्राफ्ट पहला बन जाता है, उसके बाद फिर काम चालू होता है। तो डीपीएसपी वगैरह ये 49 के आसपास बनाए गए थे, तो तभी ये चीजें रखी गई थी, और लागू तो 50 में हुआ, और 50 के बाद 51 में चुनाव हुए, 50-51, तो उसके बाद से बेसिक काम चालू होगा। अब भैया प्रधानमंत्री महोदय कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी, और वो बड़ा मानते थे गांधी जी को, सच्चाई है। तो उन्होंने चालू करा काम, कैसे चालू किया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के प्रयास आरंभ हुए, और केंद्र में पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया शुरुआत में, है ना। कौन सा, पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय, ठीक है। और इसके अध्यक्ष बनाया एस के डे को, क्या बनाया, एस के डे को इसका अध्यक्ष, मतलब मंत्री बनाया इस विभाग का, ठीक। फिर भैया पहली बार अक्टूबर 2 गांधी जी के जन्म दिवस पे, गांधी जी की अवधारणा है, तो अक्टूबर 2 1952 को चालू किया एक प्रोग्राम जिसको बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये चला ठीक ठाक था, ये सहभागिता पर आधारित था जनता की, लेकिन ये बहुत ज्यादा सफल हो नहीं पाया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद एक साल बाद 2 अक्टूबर 1953 को, साल भर ही चला, दूसरा चालू किया राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, जो भी सफल नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम से शुरुआत होती है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये दोनों असफल रहते हैं शुरुआती तौर पर। अब क्या करें भैया, कुछ तो करना पड़ेगा ना, हाँ, तो बस अब यहां शुरुआत होगी पहली समिति की, जो पंचायती राज के लिए बनाई जाएगी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए सबसे पहली समिति कौन सी गठित करी गई, तो बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में इसको बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है। ये भैया 1957-58 में गठित करी गई, मतलब 57 में गठित की गई, 58 में रिपोर्ट पेश कर देते हैं अपनी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये पहले ऐसे व्यक्ति विशेष हैं, इन्होंने पूरी चीजों को देख दाख के इनने अपनी रिपोर्ट जो है एक 1958 में सरकार को पेश करी, और इन्होंने कहा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था होनी तो चाहिए, और पंचायत के स्तर होने चाहिए। कितने स्तर होने चाहिए, 3। तो त्रिस्तर शासन प्रणाली की, त्रिस्तरीय या 3 टियर सिस्टम की बात किसने करी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। भैया देखो बहुत सिंपल सा आइडिया है, एक नाम है वैसा ही, बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो भैया 1 2 3 नाम है इनकी कमेटी में, तो इनने 3 टियर सिस्टम दे दिया, बलवंत राय मेहता समिति। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इन्होंने सिफारिश करी और उसे पंचायती राज बोला, बहुत बढ़िया। 3 टियर सिस्टम के हिसाब से सबसे निचले लेवल पे ग्राम पंचायतें होंगी, और उसके बाद माध्यमिक स्तर पे बीच में ब्लॉक तहसील जो होता है ना, उस पे पंचायत समिति बने, और उसके ऊपर जिला लेवल पे क्या होनी चाहिए, जिला पंचायत होनी चाहिए। तो ये 3 स्तरीय इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, ठीक है भैया। तीनों एक दूसरे से कैसी हों, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जुड़े, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप। ग्राम पंचायत जो बिल्कुल बेसिक लेवल है, ये सबसे बेसिक लेवल, निचला लेवल, तो ग्राम पंचायतों का चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा।
बाकी का पंचायत समिति और जिला पंचायत के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, ये इन्होंने बोला, सिफारिश करी अपनी रिपोर्ट में। भैया काम चला, ऐसा काम किया जाने लगा, विकास नियोजन से जुड़े सभी कार्यों को हस्तांतरित इनको किया जाए, पंचायत समिति की कार्यकारी निकाय और जिला पंचायत को पर्यवेक्षी समन्वयक या सलाहकारी निकाय बनाया जाए। मतलब ग्राम पंचायत काम करे, उसके बाद पंचायत समिति कार्यकारी स्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करे और सलाह देने का काम जिला पंचायत का। तो सबकी कार्य प्रणाली बांट दी गई, बहुत बढ़िया। जिला कलेक्टर जो हैं वो क्या होंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, बहुत बढ़िया। विकास कार्य करने के लिए पर्याप्त पैसे की आवश्यकता रहेगी तो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समिति की सिफारिश 1958 में क्या है, स्वीकार कर ली गई और फिर चालू होगा काम। तो भैया बहुत बढ़िया। इसके साथ ही पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ अगले साल होगा गांधी जी की जयंती पर, और गांधी जी की जयंती होती है 2 अक्टूबर को 1959 में। तो भैया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बिल्कुल वही काम करेंगे। राजस्थान में नागौर जिला पड़ता है, का राजस्थान में नागौर जिला, यहां पहली पंचायत व्यवस्था स्टैब्लिश करेगी। कब करी गई, 2 अक्टूबर 1959 को। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस जगह पे सबसे पहले शुरू की गई, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था चालू करी गई, फिर पूरे राजस्थान में लागू हो गई। अब राजस्थान तो पहला राज्य बन गया ऐसा, फिर और राज्य भी जल्दी जल्दी में चालू कर लेंगे। तो दूसरा राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश। 1959 में ही आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना। फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, असम 1960 में इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था अपने यहाँ चालू करी। महाराष्ट्र ने 62 में कर दी, गुजरात ने 63 में, पश्चिम बंगाल 64, और ये व्यवस्थाएं हो गई चालू। दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि सब जगह, अब हमने तो भाई बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था कि 3 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पंचायतों के स्तर बनाए गए। तो ये एक समस्या है। तो पंचायत स्तर आपके 1 स्तर से लेके 4 स्तरीय पंचायत बनी। कौन कौन से राज्य कौन कौन से स्तर में हैं तो वो भी देख लो भैया, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी आगे सारी चीजें डिस्कस बता ही देता हूं, चलो। जो देखो अलग अलग राज्यों में विभिन्न विभिन्न पंचायती स्तर बनाए। जैसे एक स्तर है तो ग्राम पंचायतें बस रहेंगी इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल पे। कौन कौन से राज्यों में है, तो ये छोटे राज्य हैं, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, इनमें 1 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था, इसमें ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होगी, जिला पंचायत नहीं होगा। कौन कौन से राज्य हैं, तो असम, कर्नाटका, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, तो इन सब में क्या है, 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। 3 स्तरीय जो बोली गई थी बलवंत राय मेहता जी के द्वारा, तो उसमें तीनों चीजें हैं, तीनों स्तर हैं। ऐसे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा। एकमात्र स्टेट है जिसमें 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है, कौन, पश्चिम बंगाल। इसमें इनने क्या किया, ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ऐसा कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो पश्चिम बंगाल, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्तर थे अलग अलग राज्यों के, इनके पीछे के कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है, इनको सबको मान्यता प्राप्त है ना, कि हाँ ये ऐसे स्तर बना सकते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है तो वो अपन देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी हो गई, काम चालू हुआ, 20 सालों तक बढ़िया चलता रहा। फिर भाई अचानक से लगा कि कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो दूसरी कमेटी बनाई गई। दूसरी कमेटी कौन सी बनाई गई, अशोक मेहता समिति। 1977 में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है भाई, कब, 1977 से 78, देख रहे हैं भैया। तो भैया अशोक मेहता समिति बनाई गई। अब जैसे भैया ये मेहता जी, जैसी कमेटी का नाम वैसे ही स्तर, तो अशोक मेहता जी 1 और 1 2, इन्होंने कहा कि नहीं भैया 3 स्तरीय पंचायत बनाने की जरूरत है नहीं, 2 स्तर ही रहे वो ज्यादा अच्छा है। इनने मध्यवर्ती स्तर हटाने की बात करी, सिफारिश करी 2 स्तरीय पंचायत। तो क्वेश्चन आ जाता है अशोक मेहता समिति कब बनी, तो 77-78, और कितने स्तरीय पंचायतों की इन्होंने सिफारिश करी, तो 2 स्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। चलो इसमें देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति कहां से स्टार्ट है, यहां से
ठीक। तो पंचायती राज्य संस्थाओं के संबंध में 1977 में जनता पार्टी, जब भैया इमरजेंसी के बाद पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने क्या किया, हाँ भैया एक जरूरत है पंचायती राज कमेटी बनाने की, रीस्टैब्लिश करने की और देखने की कि नई व्यवस्थाएं कैसे क्या कर सकते हैं भारत में। तो भैया अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट साल भर बाद पेश कर दी। और इन्होंने क्या क्या सिफारिशें करी, इनने कहा कि त्रिस्तरीय जो प्रणाली है पंचायत की उसको समाप्त करके 2 स्तरीय प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। दूसरी चीज बोली 15,000 से 20,000 की जो जनसंख्या है उस पर मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए और ग्राम पंचायतों को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 स्तर ही हो, अगर 15 से 20,000 की जनसंख्या तो उस पर मंडल पंचायत और जिला पंचायत, नहीं तो ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ऐसी इन्होंने बात करी। दूसरी चीज बताई, जिले को विकेंद्रीकरण का पहला स्थान माना जाए, जिले को विकेंद्रीकृत किया जाए, वो पहला स्थान। ठीक है, पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर हो। अभी तक क्या है, खुले हो रहे थे, राजनीतिक दल के हिसाब से चुनाव इसलिए नहीं कराते हैं पंचायत लेवल पे, क्योंकि भैया फिर पता चले कि फिर ऊपर आपकी जिले मतलब राज्य स्तर पे कौन सी कांग्रेस की सरकार है और आप भैया बीजेपी के पड़ गए, तो कांग्रेस वाले आपको फिर सफिशिएंट फंड और बाकी की चीजें देंगे नहीं, आपको प्रमोट करने का काम नहीं होगा। तो ये एक समस्या की बात होती है, इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं भैया राजनीतिक आधार पर अगर चुनाव करवाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, तो राजनीतिक नहीं कराना है, आप किसी एक पार्टी विशेष से संबंधित नहीं होंगे, आप जीत जाओ उसके बाद आप समर्थन प्राप्त कर लो सरकार का। ठीक है, तो वो सारी चीज। जिला स्तर के नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदार बनाया जाना चाहिए और एक कार्यकारी निकाय होना चाहिए, क्या भैया, जिला परिषद। पंचायतों को कर लगाने की शक्ति होनी चाहिए जिससे वित्तीय संस्थानों से कर जुटाया जा सके, यानी पैसा जुटाया जा सके। एजेंसी से पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा होनी चाहिए जिला स्तर पर। न्याय पंचायतों को पंचायतों से अलग रखा जाए और इसका न्यायाधीश होना चाहिए अलग से। राज्य पंचायतों का अतिक्रमण ना करें, किसका, राज्य पंचायतों का अतिक्रमण ना ही करे और अगर करता है तो 6 माह के अंदर चुनाव हो वहां पे। बहुत बढ़िया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव कराना चाहिए। साथ ही साथ विकास कार्य जिला परिषद को दिए जाने चाहिए उस संबंधित जिले के। ठीक है भैया, ये ठीक थी, अच्छी थी, ऐसी खराब नहीं थी, लेकिन स्तर इन्होंने कम कर दिया और व्यवस्थाएं बनाई। राज्य में पंचायती राज्य मंत्रालय का गठन किया जाए और एक पंचायत मंत्री की नियुक्ति की जाए, अच्छी चीज है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर क्या है, आरक्षण होना चाहिए। ये सब अच्छी सिफारिशें थी, कहीं से खराब नहीं थी, कुछ चीजों में कमी थी, बाकी इनकी सारी अच्छी थी, बस इन्होंने 2 स्तरीय की बात कर दी थी, है कि नहीं। हाँ, फिर भैया क्या किया जाए, कुछ समय बाद एक तीसरी समिति बनाई गई, जीवीके राव समिति। ये बाद में आएंगे, ML सिंघवी साहब। ठीक है, हाँ, जीवीके राव समिति 1985-86 में बनाई गई। फिर जैसा नाम वैसा काम, GVK राव। 4 स्तरीय इन्होंने बात कर दी, बोले नहीं यार 2 की बात कर रहे हो, 3 वाला 4 स्तर होने चाहिए भैया, है ना। सो इन्हें 4 स्तरीय पंचायतों की बात करी, 1985-86 की बात है ये। और ये पूछ लिया जाता जीवीके राव कमेटी कब बनी थी, तो 85 में बनी थी, 86 में रिपोर्ट पेश करेंगे। कुछ लोग बोलते 88 में पेश करी थी। इसके अलावा कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था मतलब इन्होंने सिफारिश की, तो 4 स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था करी। योजना आयोग जीवीके राव की अध्यक्षता में 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंधन के विषय पर इन्होंने इस समिति का गठन किया और इन्होंने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। क्या कहा, लोकतांत्रिक जो है लोकतंत्रीकरण जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन, उसकी जगह विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाया पड़ने से पंचायती राज की संस्थाएं कैसे हो गई, कमजोर हो गई। बहुत बढ़िया। और उनकी स्थिति बिना जड़ के घास जैसी हो गई है, मतलब घास तो है लेकिन उसमें जड़ ही नहीं है, तो कैसे पनपेगी, ये एक बड़ी समस्या का इन्होंने बात करी। समिति ने विकेंद्रीकरण के तहत नियोजन और विकास कार्य में पंचायती राज्यों की भूमिका पर बल दिया, पंचायती राज्यों को ज्यादा शक्ति दिया जाए। और जीवीके राव समिति की सिफारिशें उस समय दांतेवाला समिति थी 1978 में ब्लॉक नियोजन से संबंधित, और साथ ही साथ 1984 में जिला नियोजन से संबंधित एक समिति थी हनुमंतराव समिति। इनकी रिपोर्ट से भिन्न थी इनकी सिफारिशें जीवीके राव समिति। तो बहुत बढ़िया, इन भिन्न रिपोर्ट के आधार पर दांतवाला जो कमेटी थी और हनुमंतराव समिति जो थी, इनकी सिफारिश क्या थी,
कि विकेंद्रीकरण नियोजन के कार्यों को जिला स्तर पर ही किया जाए, जिला स्तर जो ऊपर वाला स्तर है उस पर ही किया जाए। और हनुमंतराव समिति ने मंत्री और जिला कलेक्टर के अधीन जिला नियोजन संगठन की सिफारिश की थी और इनकी बिल्कुल अलग रिपोर्ट हो गई पेश जीवी के राव की। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अलग हो गई। तो जीवी के राव समिति ने क्या करा, अलग अलग सिफारिशें क्या दी, इनने कहा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका तो हो। क्यों? क्योंकि नियोजन और विकास कार्य के लिए जिला ही उपयुक्त स्तर है। बढ़िया है, इस चीज को माना। विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण क्या हो, नियोजन कार्यालय या जिला, उसके निचले स्तर पर पंचायत संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन एक करना चाहिए और जिला विकास कार्यों का प्रभारी उसको बनाया जाना चाहिए ताकि वो एक काम कर पाए। नियमित चुनाव होने चाहिए और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद ये सबसे ऊंचा है स्तर। उसके बाद जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, इनकी सिफारिश इन्होंने की, यानी 4 स्तर की बात करती। तो यार 3 स्तर तो ज्यादा लग रहे थे, 4 स्तर तो और ज्यादा नहीं हो जाएंगे, खर्चा भी ज्यादा और चीजें भी ज्यादा, तो इसको भी नहीं माना गया। हाँ कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। अब अपन आते हैं थुंगन समिति पे। पहले सिंघवी समिति को समझ ले भैया। एलएम सिंघवी समिति, इन्होंने बोला कि कई गांवों को मिलाकर, थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। हाँ 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार चल रही थी। हाँ वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने रिवाइटलाइजेशन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इस विषय पर क्या किया, एलएम सिंघवी साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को 86 में और इन्होंने अलग अलग सिफारिशें दी। क्या दी कि पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तब तक काम नहीं होगा जब तक उन्हें संविधान में दर्जा ना मिल जाए, उनको शक्ति संविधान में लिखित ना हो जाए, तब तक काम नहीं हो पाएगा। ऐसी तो करते रहो आप, जितनी समिति बना ली है ना, हर प्रकार के स्तर बना लो, कुछ कर लो, वो नहीं हो पाएगा जब तक लिखित रूप में शक्तियां उनको ना दी जाए। तो बढ़िया, संविधान में इनका अलग अध्याय हो और इन संस्थाओं को नियमित चुनाव इत्यादि के द्वारा सारे संविधान में प्रावधान होने चाहिए। तो ये एक बहुत मजबूत बात इन्होंने रखी सामने। इन्होंने बोला कि कई गांवों को मिलाकर एक न्याय पंचायत होनी चाहिए, साथ ही साथ पंचायतों के लिए कई गांवों का पुनर्गठन भी किया जाना चाहिए और पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। पंचायत के मामले जैसे चुनाव, समय से पहले पंचायतें भंग करना, उनकी कार्यप्रणाली हल करने के लिए क्या होना चाहिए, राज्य में न्यायिक अधिकरण की स्थापना होनी चाहिए। वही सारी देखरेख ये पंचायतों से संबंधित करे तो अच्छा रहेगा। बढ़िया है भैया। फिर क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि भाई प्रस्ताव लाया गया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। ठीक है, क्या करें, फिर दोबारा एक कमेटी बनाई गई, पी के थुंगन कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है, पी के थुंगन कमेटी, और ये 1979 में बनाई गई। फिर तो 1979 में पंचायती राज्य संस्थाओं पर विचार करने के लिए और इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश करी। अब लोग यही कह रहे हैं कि जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा पंचायतों को, तब तक उनके पास कोई अधिकार हो नहीं पाएंगे और बातें बस करवा लो, काम तो हो नहीं पाएगा। तो संविधान में जब लिख जाएगा तो इनको शक्ति ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इस बलबूते पे ये बोल तो पाएंगे कि भैया ये शक्ति लिखी है, देख लो, ये हमारी शक्ति है। तब से संवैधानिक जोर दिया गया और बस इस चीज को माना गया और तब जाके बड़ी मुश्किल से फिर होगा काम। क्या काम होगा? अब जो काम होगा वो आपको हम बता देते हैं। वो यही काम है कि यहां 73वें नंबर का संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में पारित होता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री महोदय थे, नरसिम्हा राव साहब। उसी समय एलपीजी भी आया था 1991 में, है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। हाँ, तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को चेंज किया इनकी सरकार ने। हाँ, इनमें से एक ये 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में लाया गया और इस संसद के द्वारा इसको पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993, ये वो डेट है जब राष्ट्रपति महोदय ने अपनी स्वीकृति दे दी, अपने हस्ताक्षर कर दिए और 24 अप्रैल 1993 से क्या है,
73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया देश भर में। इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लो, यहां लिखा है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस या पंचायती राज दिवस इसके रूप में मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या हुआ? संविधान में 9वां भाग जो था वो तो था आर्टिकल 243 ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। उसमें 9वें पार्ट को इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई। क्या क्या जोड़ा? क्या क्या जोड़ा? 9वें पार्ट में आर्टिकल जोड़ दिए गए बहुत सारे। तो भैया देखो, आपको बता दें, 9th पार्ट में आर्टिकल 243 है, जिसमें फिर आर्टिकल 243 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, ये सारे आर्टिकल जोड़ दिए गए 9वें अध्याय 243 ए, बी, सी, डी ऐसे करके, ठीक है। और पूरी की पूरे प्रावधान इनमें लिखे गए। जी हाँ, तो यही तो याद रखना है आपको। ये पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक में ये सारे के सारे पंचायतों से संबंधित आर्टिकल हैं, उनको अधिकार दिए गए हैं संविधान में। ठीक है भैया। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज्य से संबंधित उपबंध किए गए अनुच्छेद 243 में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक और काम किया गया, 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई। पहले कितनी? 8 अनुसूची थी मूल रूप से संविधान में, फिर 9वीं जोड़ी गई भूमि सुधार और बाकी के लिए, 10वीं जोड़ी गई किसके लिए? दल बदल के लिए। तो 10 हो गई थी 1985 तक। 52वें संविधान संशोधन में हुआ था ये 10वीं अनुसूची जोड़ना। अब 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ दी गई इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 1993 में। और इस 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय रखे गए कितने? 29 विषय बताए हैं, जिन पर पूरा अधिकार, कार्य, शक्तियां इत्यादि किसकी होंगी? पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की या बाकी पंचायतों की होंगी। समझ गए? तो पूछ लिया जाता है कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कब जोड़ी गई और कितने विषय हैं, किससे संबंधित हैं? तो पंचायतों से संबंधित ये सारे के सारे विषय हैं। क्या क्या बदलाव आए इसमें? तो भैया इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायतों की बनावट करी गई वो 3 स्तर की करी गई, त्रिस्तरीय पंचायत करी। बिल्कुल जो बलवंत राय समिति ने बोला था, बिल्कुल वैसी ही बनावट पंचायतों की रखी गई। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, समझ रहे? तो देखो, इस संशोधन के पश्चात सभी प्रदेश यानी राज्यों में पंचायती राज्य व्यवस्था का ढांचा 3 स्तर का हो गया। त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे पहले यानी सबसे निचले लेवल पर ग्राम पंचायतें, बीच में मंडल पंचायत और इनको कई जगहों पे खंड या तालुका भी कहा जाता है, तो वो अलग अलग है, ब्लॉक स्तर पे है ना, तहसील स्तर वो, और सबसे ऊपर क्या है? जिला पंचायत है, जिला स्तर। तो ये 3 स्तरीय व्यवस्थाएं हो गई पंचायतों की। इनकी बात करी गई कि प्रत्यक्ष चुनाव होंगे यहां पे, किसके? इन पंचायतों के। जी हाँ, इसी के माध्यम से व्यवस्था की गई कि सभी स्तर यानी तीनों स्तर, सबसे निचले लेवल पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर मंडल पंचायत, ठीक है, मंडल परिषद भी बोलते हैं, ठीक है, और जिला परिषद या पंचायत जो आपको लिखना हो, ये सब यही है। ये तीनों स्तर पे क्या होंगे? चुनाव होंगे। और चुनाव कैसे होंगे भैया? सीधे जनता के द्वारा होंगे। और प्रत्येक पंचायती राज्य निकाय की अवधि 5 वर्षों की होगी। इन तीनों की 5 वर्ष की अवधि होगी। एक बार चुनाव, हर 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें इसमें बताई गई। और क्या बताया? आरक्षण की बात भी करी गई। क्या बात करी गई? कि सभी पंचायत संस्थानों में 1/3 सीटें, कितनी? 1/3, कितनी भी सीटें हो, अगर मान लो 100 सीटें हैं तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा? 33 सीटें जो हैं वो पंचायतों में किसको होंगी? महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि महिलाओं के लिए पंचायतों में कितने प्रतिशत का आरक्षण है? तो कम से कम 1/3, अधिकतम 50% का भी है, मध्य प्रदेश में तो है ना। तो 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित होंगी। साथ ही साथ अगर किसी राज्य में, उस जगह पे, जिले में अनुसूचित जाति और जनजातियों की
जनसंख्या ज्यादा है तो उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी सीटों में। तो ये सारी चीजें यहां पे आरक्षण की बात करी गई। और बात करें तो राज्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए, यानी राज्य चुनाव आयोग भी बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। चुनाव करवाने हैं तो चुनाव आयोग भी होगा राज्यों के लिए, केंद्र के लिए तो था ही, राज्यों के लिए भी होगा। तो राज्यों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि राज्य चुनाव आयुक्त की वो नियुक्ति करेंगे और इन आयुक्त को राज्य में सभी स्तरों पर, कौन से, पंचायती संस्थानों के चुनाव करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी जब हम इसके बाद नगर निगम की बात करेंगे, म्युनिसिपैलिटी की, नगर पालिकाओं की बात करेंगे, तो यही राज्य चुनाव आयुक्त किसकी बात करेंगे, हाँ, नगर पालिकाओं की चुनाव की भी बात यही करेंगे, ये देख रेख करेंगे। ठीक है, तो अभी तो पंचायतों की बात कर रहे हैं, तो ये इनकी जिम्मेदारी है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो हमने ये बात करी ली, कुछ कुछ राज्यों में विभिन्न स्तर हैं अलग अलग पंचायतों के, उनको मान्यता दी गई क्योंकि जनसंख्या नहीं है उतनी, तो क्या करेंगे भाई, करेंगे क्या, कुछ नहीं कर सकते। तो हमने वही बात करी, एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय और चतुर्स्तरीय, 4 स्तरीय पंचायत कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। वैसे मैक्सिमम में त्रिस्तरीय पंचायत है, छोटे राज्यों में 2 स्तर और बिल्कुल अलग अलग प्रावधान वाले कुछ हैं जिनमें 1 स्तरीय पंचायतें भी वर्णित हैं भारत में। ठीक है, चलिए अब यहां पे पंचायत समिति के क्या है, अलग अलग नाम आ जाते हैं। पंचायत समिति आप समझ पा रहे हैं ना, जो मध्यवर्ती स्थल है वो, तो अलग अलग नाम मिल जाते हैं। जैसे पंचायत समिति कहलाती है कहां पे, बिहार में, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। मध्यवर्ती स्तर को यहां पंचायत समिति बोलते हैं। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत तो है, सब में है, मध्यवर्ती स्तर के नाम अलग अलग है। ठीक है, मंडल पंचायत बोल देते हैं आंध्र प्रदेश में, पंचायत यूनियन तमिलनाडु में, आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में, आंचलिक पंचायत असम में और जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ बोलते हैं जनपद पंचायत, यानी मध्यवर्ती स्तर। ठीक है, हाँ, बाकी दोनों स्तर ग्राम और जिला लेवल के स्तर तो सेम है, लेकिन क्या है, यहाँ जो बीच वाला ये ब्लॉक है ये वाला, तो यहाँ पे किसी किसी जगह पे इसको खंड बोलते हैं, यानी ब्लॉक बोलते हैं, कहीं पंचायत बोलते हैं, कहीं तहसील बोलते हैं, कुछ अलग अलग बोलते हैं, है ना, मंडल बोलते हैं। तो वो सारी चीजों के लिए अलग अलग नाम इन अलग अलग राज्यों में चलते हैं, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। बहुत बढ़िया। तालुका विकास बोर्ड कर्नाटका, क्षेत्रमिति उत्तर प्रदेश, अंचल समिति अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है। बहुत बढ़िया। अब अपन आ जाते हैं पंचायतों में क्या क्या चीजें हैं। तो ग्राम सभा सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्राम सभा क्या होता है। तो ग्राम सभा किसी एक गांव या उस ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाले लोग, चुनाव करने वाले लोग मतलब 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, ये 18+ लोग, है ना, जो मतदान कर सकते। तो चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर क्या बनेगी, ग्राम सभा बनेगी। जी हाँ, और यही सारे, हाँ, सारे फैसले यही लेती है। ग्राम सभा पंचायती राज की मूलभूत इकाई है, इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यह ग्राम सभा क्या करेगी, मीटिंग करेगी, प्रत्येक राजस्व ग्राम या वन ग्राम में उस गांव के वयस्क मतदाताओं को मिलकर तैयार की जाएगी। सारे वयस्क मतदाता मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। ग्राम पंचायत की संरचना बताई है आर्टिकल 243A में, और इन्होंने ग्राम सभा का प्रावधान किया है कि 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर ये बनती है। कम से कम 200 और उससे ज्यादा सदस्यों से मिलकर ग्राम सभा बनती है। इसके तहत गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी तक में। ठीक है, ग्राम स्तर के सभी कार्य भी यही करती है और राज्य विधानमंडल का करता है, मतलब अगर कुछ प्रावधान करता है तो ग्राम सभा की बैठक क्या होनी चाहिए, वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए। जैसे संसद के सत्र लगते हैं तो साल में 2 सत्र तो लगने ही चाहिए, ऐसे ही इनके साथ भी है कि साल में 2 बार इनकी बैठक होनी चाहिए ग्राम सभा की। और अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उसमें भी बुला सकते हैं आप इमरजेंसी पे बैठक। इसमें अगर संरचना की बात करें तो ग्राम सभा का एक अध्यक्ष होगा, उसी अध्यक्ष को क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान बोलते हैं, प्रधान जी, सरपंच जी, मुखिया जी, ये सब इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, और कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं इसमें ग्राम सभा। ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक के एक ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य, 2000 की आबादी तक 11 सदस्य और 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होंगे। ये इधर 10 है ना, एक नहीं है। 1000 की आबादी पे 10 होने चाहिए, है ना, और फिर 2000 पे 11
और 3000 पे 15 सदस्य हो जाते हैं। तो कम से कम 10 सदस्य तो होने चाहिए। बैठकों की हमने बात करी ली कि वर्ष में 2 बार होनी चाहिए कम से कम, और 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है बैठक से, ताकि लोग बाग काम आम कर रहे हो तो वो 15 दिन में व्यवस्थाएं बना के बैठ जाए। इसका अधिकार ग्राम प्रधान को होता है बैठक को बुलाने का, ठीक है। और इसके अलावा भी बैठक ये कर सकते हैं। ग्राम सभा साल में 2 बैठकें बहुत जरूरी है, नहीं होती हैं तो फिर समस्या है ना। कब कब होगी जनरली, तो ये भैया फसल कटने के बाद होगी। कब? जब खरीफ की फसल कट जाएगी एक बैठक तब होगी, दूसरी रबी की फसल कटने के बाद होगी। तो लोग बहुत फ्री हो जाते हैं ना तब गांव में। हाँ, ग्राम सभा की अध्यक्षता प्रधान उसकी गैर मौजूदगी में उप प्रधान करेंगे। कौन करेंगे? उप प्रधान। और उनकी अनुपस्थिति दोनों की हो अगर, तो ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को उस दिन प्रधान बना दिया जाता है। ग्राम पंचायत राज्य अधिकारी क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर प्रधान के द्वारा 30 दिनों के भीतर क्या है बैठक बुलाई जाती है। अगर सारे सदस्य मिलकर बोल रहे हैं कि भैया कुछ जरूरी काम है तो मीटिंग बुलाई सकती है। 30 दिनों का समय दे देते हैं, ठीक है। ग्राम प्रधान बैठक आयोजित अगर नहीं करता है तो बैठक उस तारीख के 60 दिनों के भीतर होगी जिस तारीख को प्रधान ने बैठक बुलाने की मांग की गई थी। ग्राम सभा की बैठक कुल सदस्यों की संख्या के कितने होने चाहिए? 5वें भाग की उपस्थिति होनी चाहिए, नहीं तो वो गणपूर्ति वाला यहां पे कोरम लग जाता है। यदि गणपूर्ति या कोरम नहीं होता है तो दोबारा बैठक की जाएगी, उस दिन बैठक नहीं होगी। पंचायतों के गठन की बात करें तो ये आर्टिकल 243B में बताया है। क्या बताया है कि पंचायतों के गठन के लिए ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर पे 3 प्रकार की पंचायतें बनेगी। और राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है अगर, तो भैया क्या हो जाएगा? मध्य स्तर की पंचायत का गठन वहां पे नहीं होगा। सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती में मध्यवर्ती पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। संरचना हमने बात करी ली 243C में। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, यानी सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत, इनके अध्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे? जो पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे उनसे होगा। फिर भैया ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा निर्धारित रीति से होगा और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है। पंचायतों की संरचना, मध्यवर्ती पंचायत जहां 20 लाख से कम है जनसंख्या वहां होगी नहीं, तो जहां नहीं होगी जिला पंचायत का सदस्य होगा कौन? हाँ, सरपंच, बिल्कुल। पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होगा और क्षेत्र का सांसद, विधायक उस क्षेत्र के मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं। राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य पंजीकृत हैं तो मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होंगे। पंचायत के अध्यक्ष, सांसद, विधायक पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार इनको सबको होता है। स्थानों के आरक्षण की हमने बात करी ली, लेकिन ये आर्टिकल 243 में है। इसमें क्या बताया है कि भैया प्रत्येक पंचायतों में जो भी अनुसूचित जाति जनजाति जो भी रहे अगर हैं उस जिले में जगह पे, तो उनके लिए स्थान आरक्षित होंगे जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में होंगे। अगर जनजाति की जनसंख्या 20% है तो स्थान भी कितने होंगे? 20% उनके लिए सीटों का आरक्षण होगा। यह स्थान चक्रानुक्रम आधार पर होता है, आज इधर कल उधर परसों उधर, ऐसे चक्र के अनुसार, ठीक है। और 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। साथ ही साथ प्रत्येक पंचायत में निर्वाचन जो है क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ये पद भरे जाएंगे, अप्रत्यक्ष नहीं होगा। 1/3 भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की स्त्रियों के स्थान होंगे। चक्रानुक्रम यहां भी होगा। और राज्य पिछड़े वर्ग के लिए भी किसी समय क्या कर सकता है? पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए स्थान आरक्षित कर सकता है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कर सकता है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि भैया कोई अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है, इसलिए वहां नहीं होता है। 2009 में केंद्र सरकार ने 50% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है पंचायतों में, तो 50% तक का आरक्षण मिल जाता है। कुछ राज्य हैं जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब में महिलाओं को पंचायती राज्य संस्था में कितने? 50% का आरक्षण दिया जाता है। और बिहार में सबसे पहले यह आरक्षण लागू हुआ था महिलाओं के लिए 50%। पंचायतों के कार्यकाल की बात करें तो आर्टिकल 243E में ये कार्यकाल की बात करी है। इनकी अवधि जो है वो क्या है? पहली तारीख जब भी होगी, पहली बैठक जब भी होगी पंचायतों की, उससे 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल रहेगा। इसको पहले भी भंग किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो 6 माह के अंदर क्या है? चुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है। और
6 माह से अधिक अगर मान लो समय बचा हो भंग होने के बाद तो क्या किया जाएगा, 6 माह से कम हो तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे, 6 माह से ज्यादा है तो चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, 5 साल खत्म होने से पहले। ठीक, योग्यताओं की बात करें तो भैया सदस्य के रूप में चुना जा सकता है किसको, कोई भी व्यक्ति को, अगर वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य है। आयु की अपेक्षा यहां पर नहीं होती क्योंकि नगर पालिकाओं के लिए 25 वर्ष है, 21 वर्ष नहीं है। ठीक है, हाँ। पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, तो ये सारी चीजें भी इसी मतलब 9वें भाग में बताई हुई है। राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों को शक्तियां प्रदान कर सकता है, उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए समक्ष बनाती हो वैसी शक्तियां इन्हें दे सकता है, जिससे आर्थिक विकास हो, सामाजिक न्याय हो, ये सारी योजनाएं बनाने का कार्य उनका होगा, क्रियान्वित करने का, और 11वीं अनुसूची में वर्णित सभी कार्य क्या किए जाएंगे, पंचायतों को दिए गए हैं अधिकार, वो ही क्रियान्वित करेंगे उनको। टैक्स लगाने की शक्ति, तो राज्य विधानमंडल फिर कानून बना के क्या कर सकते हैं, जो भी शुल्क हो, पथकर मतलब जो सीमा शुल्क, हाँ, और इस प्रकार की फीसें हो संग्रहित विनियोजित करने का पंचायतों को अधिकार दे देते हैं। इसके अलावा इनको राज्यों के द्वारा और केंद्र के द्वारा क्या है, अनुदान दिया जाता है, विकास कार्यों के लिए बहुत सारी राशि आवंटित की जाती है, और ये निधियों को जमा करने के लिए पंचायत निधि कोष का गठन भी कर सकता है। वित्त आयोग, पैसे तो बंटवारा कौन करेगा, यही तो आर्टिकल 243 आई, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि वित्त आयोग का गठन पंचायती राज्यों में कौन से आर्टिकल के तहत बताया, आर्टिकल 243। इसके तहत राज्यों के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, और यह अपनी सिफारिश राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल विधानमंडल में अपनी सिफारिशें रखेगा, उनकी रिपोर्ट। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें कहां कहां दे सकता है, तो राज्य द्वारा कौन कौन से कर लगाए गए, पथकर हैं, शुल्क हैं, ये पंचायत और राज्यों के बीच में इनका वितरण, सौंपे जाने वाले कर, वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या आवश्यक है वो, और जो विषय राज्यपाल दे दें वो सब वित्त आयोग बताएगा। पंचायतों के लिए निर्वाचन के लिए भी निर्वाचन आयोग की बात करी हुई है, कौन से में, आर्टिकल 243 के में। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक, तो पंचायतों के लिए चुनाव के लिए राज्यपाल क्या करेगा, निर्वाचन आयोग बनाएगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हो, और पंचायतों के लिए चुनाव, पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण इत्यादि करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का होगा, और उससे संबंधित सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य का राज्यपाल बताए। नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन अलाभकारी नहीं किया जाएगा, ये तो शर्त होती ही है। निर्वाचन की बात करें तो यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त को सावित कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, और हटाने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी विधि लागू होती है। 73वें संविधान संशोधन में लागू होने की तारीख जो है वो कब है, 24 अप्रैल 1973 से। 1 वर्ष के अंदर सभी राज्यों को नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाने की बात करी गई, पुरानी जो थी हटा के नई बनाओ। पंचायत अपने कार्यकाल की समाप्ति, अगर मान लो अभी नई बनी है 73 मतलब इससे जस्ट पहले ही बनी है, तो वो पूरा कार्यकाल कर ले फिर बना ले। ठीक है, हाँ, और अगर राज्य चाहे तो उन्हें भंग भी कर सकता है, ये सारी चीजें थी। फिर न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्जन से तात्पर्य क्या है, विधि की मान्यता से है जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, राज्यों में स्थानों का आवंटन, उससे संबंधित मामलों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, और राज्य विधानमंडल क्या है, पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा कर सकते हैं। राज्य क्षेत्रों में पंचायत अधिनियम का लागू नहीं होना, हाँ भैया, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जहां जिला परिषद हो वहां, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग वाला इलाका है ना, और गोरखा पर्वतीय परिषद, यहां पर लागू नहीं होंगे पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, इन जगह दूसरी व्यवस्थाएं चलती है। अनिवार्य कार्य क्या करेंगे पंचायत, पेयजल की व्यवस्था, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन, चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था, सड़कें नालियों को बनाना, बाजारों का प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना इत्यादि कार्य कौन करेंगे, पंचायत। और क्या करेंगे, महिला बाल विकास कल्याण से जुड़े कार्य, लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करना, कृषि भूमि का ग्रामीण विकास के कार्य में सहयोग प्रदान करना, ये सारे काम पंचायतों के हैं। स्वैच्छिक कार्य जो उनको करने हैं, पुस्तकालय, वाचनालय ये बना दो तो भैया पढ़ाई लिखाई हो जाए, सड़कों के किनारे पौधे रोपित कर दो, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था कर दो, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं को समय समय पर मदद करो, रोजगार उन्मुख कार्यों का प्रबंधन, ये स्वैच्छिक कार्य है, ये करना हो तो करो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। विकासात्मक कार्य में क्या आ जाता है, भूमि सुधार कानून, सिंचाई का प्रबंधन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु कुटीर उद्योगों का विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसाय की शिक्षा का प्रबंध इत्यादि, ये इनके विकासात्मक कार्य हैं। ग्राम पंचायतों में निधि कोष, तो ये अपने लिए क्या कर सकते हैं, हाँ, विकास अधिकारी के माध्यम से क्या है संचालन होता है, ये लेखा जोखा इत्यादि। न्याय पंचायत,
ग्रामवासियों को सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन द्वारा न्याय पंचायत की व्यवस्था भी करी गई है और यह 3-4 पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत होती है। इसके कुछ सदस्य मनोनीत और कुछ क्या है पंचायतों के द्वारा इसकी निर्वाचन होता है। छोटे दीवानी फौजदारी मामले ये निपटाते हैं। दंड स्वरूप क्या है 50 रुपए से 8,000 रुपए तक जुर्माना ये लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। पंचायत क्षेत्र समिति, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम और जिला स्तर के बीच में ये समिति होती है, ठीक है, जो ग्राम और जिला पंचायत के बीच के संबंध बनाने के लिए बनाई होती है और सरपंच इन समितियों के सदस्य होते हैं गांव के और इनका प्रत्यक्ष रूप से क्या है अध्यक्ष का चुनाव होता है। समितियों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। इन्हें पहले भंग किया जा सकता है। 6 महीने के भीतर इनके चुनाव होने चाहिए। इनके काम भी वही है, ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का, बीज केंद्रों का संचालन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन, वितरण गोदामों का निरीक्षण, कृषि के लिए ऋण, कुटीर लघु उद्योगों का विकास, शौचालयों का निर्माण, गोबर गैस धुआं रहित चूल्हों का वितरण, कीटनाशक दवाओं का वितरण, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों के लिए इनके आय के स्रोत हैं, स्थानीय कर, मंडियों से प्राप्त फीस, दान, चंदे, जिला पंचायत द्वारा तदर्थ अनुदान, क्षेत्र पंचायत द्वारा लगाए गए कर, घोटा मतलब घोटा नहीं घाटों या फिर वो हाट होते ना, हाट है ना, हाट मेले इत्यादि से आय जो मिल जाए सरकार द्वारा जो दी गई राशि है उससे। पंचायत, ई पंचायत, ये भैया ई पंचायत क्या है, पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए इन पंचायत मिशन मोड परियोजना का शुभारंभ हुआ है और इससे पंचायतों में पारदर्शिता, सूचनाओं का आदान प्रदान, सेवाओं का कुशल वितरण, पारदर्शिता सुनिश्चित इत्यादि हो पाएगी, गुणवत्ता बढ़ पाएगी, है ना। और यह एमपी के अधीन 11 कोर ऑफ सॉफ्टवेयर योजनाएं हैं और प्लान प्लस, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल, स्थानीय स्वशासन विवरणिका इत्यादि ये करे। अप्रैल 2012 में राष्ट्रीय पंचायत दिवस को प्रारंभ किया गया है और यह सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 45 जिले और 128 पंचायतों में कार्यान्वित हो रही है तब से। ई पंचायत के उद्देश्य हैं पंचायतों में पारदर्शिता लाना, पंचायतों की निर्माण प्रक्रिया में सुधार करना, आईटी का प्रयोग करने के लिए सक्षम बनना। इन योजनाओं के नेतृत्व में केंद्र और क्रियान्वयन राज्यों के द्वारा इनका किया जा रहा है कार्य और एमपी कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर ये क्या है कार्यक्रम है। मिशन मोड परियोजना, व्यापार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी, हाँ एनओसी बोलते हैं उसको, आवास संबंधी कार्य, जन्म मृत्यु आयकर प्रमाण पत्र बनाना, पंचायतों के आंतरिक कार्यों का निर्वहन, ये सारे काम क्या है इस मिशन मोड में हो रहे हैं ई पंचायतों के द्वारा, ठीक है। क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, शिकायत करना उसका निवारण, योजना का ऑनलाइन क्रियान्वयन देखरेख, मांग प्रबंधन, पंचायतों के लिए विशिष्ट कोड, पंचायतों का लेखांकन, सामाजिक जनांकीकी प्रोफाइल, समन्वित जिला योजना के प्रारूप तैयार करना। मध्य प्रदेश पंजाब में सबसे पहले गठन किया गया, ठीक है। ग्राम पंचायत के प्रमुख पद से हटाने की प्रक्रिया, क्या कर सकते हैं भैया, ग्राम पंचायत के प्रमुख को हटाने के लिए इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव ग्राम सभा के आधे से ज्यादा सदस्य अगर पास कर दें तो भैया हटाया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल। सूचना मिलने की तारीख से जिला पंचायत अधिकारी 3 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाए, जिससे सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाए तो मत देने वाले, ठीक है। 2/3 बहुमत से अगर वो पारित हो जाए तो भी हटा सकते हैं। और प्रस्ताव गण पूर्ति के अभाव में पारित नहीं हो पाती तो 1 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और वर्तमान पंचायत का कार्यकाल 1 साल हो तब भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ग्राम पंचायत समितियां और उनके कार्य, नियोजन विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन समिति, तो ये तो मैंने आपको संसद वाले में भी बताई थी, ये समितियां होती हैं जो कार्य करती हैं, तो ये निचले लेवल पे। पंचायतों की आय के स्रोत, मनोरंजन कर, चूल्हा कर, दुग्ध उत्पादन कर, पशुओं का पंजीकरण, फीस लेते हैं, व्यापार रोजगार कर, संपत्ति क्रय, कूड़ा करकट, मृत पशुओं की बिक्री से आय और सड़क नालियों की सफाई, प्रकाश पर कर, मछली तालाब से प्राप्त आय, गाँव में मेले आदि से जो मिल जाता है, पशु वाहन से जो टैक्स लगता है ना, राज्य सरकार द्वारा अनुदान मिल जाते हैं, भू राजस्व की धनराशि 25 से 50% की आय इनकी यहीं से होती है। जिला पंचायत परिषद, ये सबसे ऊपर का उच्च स्तर है ना। जिला पंचायत, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, यूं अपने अधीन काम करने वाली पंचायती संस्थाओं और राज्य सरकार के मध्य क्या करता है, एक कड़ी है। यही तो सारी चीजें क्लियर करता है। खंड स्तर कि पंचायतों के प्रमुख जिला पंचायत के सदस्य होते हैं और अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा कैसे होता है, अप्रत्यक्ष पद्धति से किया जाता है। विधायक
लोकसभा के मतलब सांसद होते हैं, लोकसभा के विधायक, विधानसभा के ये परिषद के सदस्य होते हैं सारे, है ना। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और समय से पहले इसको भंग किया जा सकता है। 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है, अगर 6 माह का समय बचा है तो नहीं कराता है। जिला परिषद कहां कहां है? उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। महाकोमा परिषद असम में कहलाती है। जिला पंचायत मध्य प्रदेश और गुजरात में बोलते हैं। जिला विकास परिषद कर्नाटक, तमिलनाडु में इसको कहा जाता है। क्या क्या काम है? तो जिले के सभी ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के बीच इनको समन्वयित करना, राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान दिए गए हैं उनको पंचायत समितियों में वितरित करना, पंचायत समितियों के बजट का देखरेख यानी पर्यवेक्षण करना, कृषि विकास के लिए कार्य करना, आर्थिक सामाजिक विकास के कार्य करना, ग्राम नियोजन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि में बढ़ावा देने के वाले काम करना, प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में क्या करना? कार्यक्रम विशेष तौर पर उपलब्ध कराना। केंद्र और राज्यों के द्वारा जो अनुदान देते हैं वो इनके पैसे का मुख्य स्रोत है आय का। जिला पंचायत द्वारा क्षेत्रीय पंचायतों से जो वसूली की गई वो भी इनका राजस्व का स्रोत है। राजस्व के हिस्से मिलते हैं और अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा अनुदान जो मिलता है वो, और प्रशासनिक ट्रस्टों से भी जो आय होती है वो, इनके आय के स्रोत यही है प्रमुखतया किसके? जिला पंचायत के। अब ये प्रमुख अनुच्छेद हैं, ये तो हमने सारी बातें करी ली। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 243 में परिभाषाएं बताई हुई हैं सबकी कि क्या होगी ग्राम सभा, क्या होगा भैया सरपंच, कौन से क्या क्या, सब है ना। 243A ग्राम सभा के बारे में बताता है। 243B पंचायतों की संविधान की बात, C में पंचायतों के गठन की बात, D में सीटों का आरक्षण है, E में पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बताया है, F फेलियर के बारे में, अयोग्यता, G में जो है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व है, H पंचायतों के कर आरोपण की शक्ति, I ये है भैया आई इसमें क्या है? वित्त आयोग के गठन की बात करी हुई है, J पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण, और के ठीक है पंचायतों का चुनाव, तो यहां पे चुनाव आयोग। एल मामलों के इस भाग का लागू नहीं होना, कौन कौन से जगह पे? कतिपय मामलों के इस भाग का लागू नहीं होना, पहले से विद्यमान कानून पंचायती राज्यों को द्वारा जारी करना, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ये सारे के सारे क्या है? इसके आर्टिकल हैं जो पूछे जाते हैं पंचायती राज्यों से संबंधित। अब भी कोई जानकारी ऐसी बची हो तो मुझे बता देना। वैसे तो हमने सारी की सारी चीजों को डिस्कस यहाँ कर लिया, और अब हम बात करेंगे पालिकाओं की, नगर पालिकाओं की, म्युनिसिपैलिटी की, जो 9th A पार्ट है, जो फिर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो बस बने रहिए ऐसी ही वीडियो के साथ। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करना है, और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि भैया सारी की सारी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो पाए। और कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं के बारे में। तो तब तक के लिए जय हिंद।